22 मीटर और 10 मीटर की आयताकार प्लेट को इस तरह से मोड़ा जाता है कि उसकी चौड़ाई जो है वो किसकी तरह काम करे, बेलन की ऊंचाई की तरह काम करे। तो आपको बताना है कि इस प्रकार निर्मित जो बेलन है उसका आयतन क्या होगा, ठीक है ना। तो जैसे क्या करता हूं आपसे, तो ये देखिए वो है आयताकार प्लेट, ये रही वो, यही है वो आयताकार प्लेट, और ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, और कहा गया है कि चौड़ाई लंबाई की तरह काम करना, चौड़ाई ऊंचाई की तरह काम करना चाहिए, और इसको मोड़ के क्या बनना चाहिए, बेलन। देखिए क्या बन गया, बेलन बन गया बेलन। और ऊंचाई देखो बिल्कुल चौड़ाई की तरह ही है उसकी, आज भी चौड़ाई जो है वो ऊंचाई की तरह ही काम कर रही। ये देख लो चाहो तो, ये चौड़ाई, ये वाली ये चौड़ाई देखो ऊंचाई की तरह ही काम करेगी, काम कर गई और बन गया बेलन। ये देखिए बेलन बन चुका है, 3D आकृति बन गई। अब इसके बाद लेकिन अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई, तो ऊंचाई की तरह काम कर गई। कहने का मतलब इतना जो हमने देखा, क्या समझ में आया हमें यहाँ से कि चौड़ाई कितनी थी इसकी, देखो जब चौड़ाई 10 है तो चौड़ाई जो है वो किसकी तरह काम कर रही, ऊंचाई की तरह, और ऊंचाई कितनी हो गई, 10 मीटर। क्लियर। लेकिन इसकी जो लंबाई है वो किसकी तरह काम करें, इसकी जो लंबाई थी, मतलब ये जो लंबाई दिखाई दे रही है ये किसकी तरह काम कर रही, तो जब ये मोड़ा तो ये किसकी तरह काम किया, तो ये क्या बन गया, एक वृत्त। क्या बन गया, वृत्त। और वृत्त की ये क्या है, परिधि। क्या है ये, परिधि। तो इसकी जो लंबाई है वो किसकी तरह काम करी, परिधि की तरह। किसकी तरह, परिधि। और परिधि क्या होती है, 2 पाई r। तो लंबाई मतलब कितना है, 22। तो ये 22 बराबर क्या हो जाएगा, 2 22/7 इंटू r। 22 से 22 कैंसिल, ये 7 ऊपर और 2 नीचे, मतलब 7/2 आ गया r का मान। r का मान कितना आ गया, 7/2। और ऊंचाई कितनी है, 10। ज्ञात क्या करना है, इस तरह बेलन का आयतन। और आयतन क्या होता है ये बताइए, पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है, 7/2 गुणा 7/2, 2 बार लिख देंगे स्क्वायर। और h का मान कितना दिख रहा है, 10। यहाँ पर 10 रख दीजिए, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 बार, और 2 से ये 5 बार, 7 पन्ना 35। तो 11 गुणा 35, 5 का 5, 3 का 3, और 3 और 5 8, आंसर रहेगा 385। और ऑप्शन से करते तो देखो जरा कितनी तेजी से होता। यहाँ पर 11 का नियम फॉलो करा करो। जब भी आपको अगर मान लो पाई r स्क्वायर h ज्ञात करना, मतलब पाई r है, और पाई r मतलब 11 का मल्टीपल आएगा, और 11 का मल्टीपल आएगा तो देखो 3 और 5 8, और जे 8 बराबर 8 के। तो यही है 11 का नियम, यही फॉलो करता, अल्टरनेट में बराबर हो जाए चीजें। इधर देख लो तो ये तो 3 बना रहा है और इधर 7 बना रहा है, क्या दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये नहीं है। इधर बन रहा है 3 और इधर क्या बन रहा है 8, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। 3 और 5 8 हो रहा है और बीच में 7 हो रहा है, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। कहने का मतलब आंसर क्या था। लेकिन अगर 2 2 एक साथ बन जाए तब तो आपको ये सॉल्व करना ही होगा। क्लियर। चलिए, कहा गया है खोखले बेलन की लंबाई कितनी है, 84 सेंटीमीटर, और बाह्य व्यास कितना है, 32 सेंटीमीटर, और आंतरिक व्यास क्या है, 24 सेंटीमीटर, और बेलन के पदार्थ का भार कितना है, 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको बताना है खोखले बेलन का भार क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले खोखला बेलन समझ में आना चाहिए, खोखला बेलन किस प्रकार से बनता है, देखो जरा। बन गया खोखला बेलन, आ रहा है समझ में। इस प्रकार से होता है ये खोखला बेलन, ये इस तरफ से मोटी होता है, ठीक है ना। जैसे हमारी बोतलें होती है ना, बाहर साइड से मोटा कवर और अंदर साइड पतला कवर, ठीक है। तो ये अंदर बोतल है, बाकी की ये सब चीज तो मटेरियल भरा रहता है, इतनी मोटी तो बोतल, तो नीचे की तली और ये ऊपर की तली। अब इन्होंने क्या कहा है, बेलन की लंबाई कितनी है, 84। ये दोनों के लिए लंबाई एक ही है। यहाँ से यहाँ तक की अगर अपन बात करें तो टोटल कितनी है, 84 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर हो गई, लंबाई कितनी है, 84 सेंटीमीटर। देन इसके बाद हमने कहा बाहरी व्यास, बाहरी व्यास मतलब ये पूरा कितना है, 32 सेंटीमीटर। तो अपन लिख देंगे इसको 32 सेंटीमीटर। इसके बाद इन्होंने क्या, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास मतलब ये वाला कितना है, 24 सेंटीमीटर। क्या इतनी लाइनें समझ में आ गई। ठीक, इसके अलावा अपने पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं, बस सीधे कहा गया पदार्थ का जो भार है, मतलब इस पूरे जो बेलन जो बना हुआ खोलन जो खोखला बेलन, इसका पदार्थ का भार दिया उन्होंने 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको बताना है खोखले बेलन का भार क्या है, ठीक है ना, किलोग्राम में बताना है वो आंसर। ठीक, तो अब जब हम यहाँ से देखें तो हमें व्यास से कोई मतलब नहीं,
हमें व्यास से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किस चीज से होता है, त्रिज्या से। किससे मतलब है, त्रिज्या से। तो हम यहाँ पर त्रिज्याएं लिख लेते हैं। देखो जरा यहाँ से सॉल्व करता हूँ, बाहरी त्रिज्या लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर इसके बाद आंतरिक त्रिज्या लिख लेते हैं, आंतरिक त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर लिख लिया, आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर। कैपिटल आर मतलब कि व्यास का आधा, बाहर वाली कितना व्यास 32, तो 32 का आधा सीधा लिख दो 16, ये आ गया सेंटीमीटर में। देन आंतरिक वाले का बोल दो कितना बचा, तो 24 का आधा हो जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत आई? और ऊंचाई भी देके रखी इन्होंने, ऊंचाई कितनी है, h बराबर 84 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पूरा गिवन का है। और देखो सबको सेंटीमीटर 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 में चल रहा है। अब इन्होंने क्या कहा है कि खोखले बेलन का भार बताइए, और बेलन का भार क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप तो सीधा बेलन का आयतन याद रखो, तो आयतन का मतलब भार, और भार का मतलब ही आयतन होता है। आयतन मतलब ही क्या होता है, भार, ठीक। तो अब बेलन का आयतन क्या जानते हो, पाई आर स्क्वायर h, यही होता है। लेकिन बात ये हो रही है यहाँ पर कि ये पाई तो पाई है, पाई का मान रख दो 22/7, h का मान भी रख दो, h कितना 84। लेकिन यहाँ पर r बदल रहा है, r तो बदलेगा ना भाई, एक बड़ा r है एक छोटा r, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, बस r बदलेगा और कोई दिक्कत नहीं। पाई आर स्क्वायर h ही है आज भी, पाई h और r मतलब क्या हो गया, कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। बस यहाँ पर वैल्यू रख दो, वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू 84। कैपिटल R का मतलब कितना है 16, ये 16 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, ठीक है। एक चीज जानते हो क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, ये होता है। एक बार दोनों को जोड़ेंगे 16 12 कितना हुआ 28, और एक बार दोनों को घटाएंगे कितना बचा 4, हो गया गुणा करके। आप नहीं तो सीधे 16 का वर्ग लिखते, पहले 256, 12 का लिखते 144, फिर घटाते तो भी इतना ही आता, तो भी तो नहीं आता। तो आप सीधा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। एक बार दोनों को जोड़ दो 16 12 28 जोड़ दिया, एक बार दोनों को घटा दो, एक बार दोनों को घटा दिया, कितना आ गया 4। ये गुणा हो चुका है, इधर बचा है 84, इधर है आपका पास 22/7। क्या इतने में कोई समस्या आई क्या, नहीं है? तो काट दीजिए, आप किससे काट दें, 7 से 84 काट दो, 12 7 84 है ना। अब जो कुछ बचा वो यही है 22 गुणा 12 गुणा 28 गुणा 4, यही आ रहा है। इसके बाद अब इन्होंने कहा ये सब चीजें किसमें आ चुकी, सेंटीमीटर क्यूब में, किसमें आ चुकी है, तो आयतन है ना, आयतन किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। आयतन का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो ये यहाँ तक आ चुका है। लेकिन इन्होंने 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू देकर रखी, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी देकर रखी, 10 ग्राम। तो यहाँ पर रख दे क्या, यहाँ पर रखेंगे तो देखिए जरा क्या हो सकता है। यहाँ पर रखा हमने, तो ये पूरी वैल्यू है 22 गुणा 12 गुणा 28 गुणा 4, और गुणा इसकी जगह पर, मतलब कि इस जगह पर हमने क्या रखा है 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और एक और सेंटीमीटर क्यूब है। ये देखो, ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। अब जो बचा है वो फिर से यही है, पूरी वैल्यू लिखेंगे 22 गुणा 12 गुणा 28 गुणा 4 गुणा 10। अब ये ग्राम है और आंसर पूछ रहा है किलोग्राम में, तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, आपको ग्राम की वैल्यू किलोग्राम में चाहिए तो 1000 नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, तो 1/1000 किलोग्राम बराबर क्या बचा 1 ग्राम। तो 1 ग्राम की जगह पर अपन क्या रख सकते हैं 1/1000, तो यहाँ पर रखा जाएगा 22 गुणा 12 गुणा 28 गुणा 4 गुणा 10 और बटे में 1000, और ये काय में आ गया बस जो कुछ है वो यही है। अब तो कट रहा हो तो काटो, अन्यथा गुणा करना ही पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और अब गुणा करो 4, लेकिन नीचे 0 नहीं बचेंगे और 5 से ऊपर कोई संख्या नहीं कट रही, इसलिए 0 पड़े रहने दो, 0 पड़े रहने दो। आप तो गुणा करो बस सीधे, गुणा करो 12 चौके 48, 12 चौके 48, 48 में 22 का कर रहे हैं, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, 6 9 से 15 5 हाथ गए 9 1 10 56, और बचा कितना 28, 28 का गुणा और करो 8 6 48 की 8 हाथ गए 4, 8 5 40 और 4 44, 4 हाथ गए 4 है ना, तो ये भी 4, 8 का 8, और यहाँ पर 2 6 12 की 2 हाथ गए 2 5 10, 2 5 10 और 1 11, तो 11 का 11 और 2 एकम 2, ये हो जाएगा 8 6 5
9 2 यही है भैया 29 29 56 8 गुणा करने पर कितना आएगा 29 56 8 तो गुणा किया हमने 29 56 8 और नीचे कितने जीरो है 2 जीरो और 2 जीरो है तो एक और एक दो संख्या के बाद 295.68 किलोग्राम ये आंसर आया समझ। एक खोखले गोले का बाह्य व्यास एवं आंतरिक व्यास इस बार क्या दे रहा है गोला। ठीक है गोला दिया गया है बाह्य व्यास और आंतरिक व्यास क्रमशः 12 और 8 सेंटीमीटर है। ये व्यास है ना कि त्रिज्या क्या है ये व्यास। ठीक है इसे पिघलाकर क्या बना रहे हैं बेलन और जब जब कोई चीज पिघलेगी तब तब आयतन बराबर तब तब क्या बराबर आयतन बराबर। तो यहाँ पर दिया गया है आकार दिया गया जिसके आधार का व्यास कितना है 16 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर डायग्राम समझना चाहते हो तो डायग्राम समझा देता हूँ। इस प्रकार का एक गोला है खोखला है ये खोखला गोला है ना खोखला गोला है तो इसका एक केंद्र है जिसके लिए एक आंतरिक त्रिज्या r काम कर रही है और एक बाह्य त्रिज्या कैपिटल R काम कर रही है। लेकिन r के मान नहीं दिए गए हैं व्यास के मान दिए गए और व्यास के मान दिए तो त्रिज्या आधी आधी कर करके बोल दो। बाह्य वाली कितनी हो जाएगी 12 की आधी 6 और ये आंतरिक वाली बोल दो 8 की आधी 4। यहाँ तक हो गया। इसको पिघलाया गया और अब क्या बनाया गया बेलन। क्या बनाया गया बेलन और ये जो बेलन बनाया गया ये जो बेलन बना है इसमें इन्होंने कहा है कि आधार का व्यास इसका भी व्यास ही दे रहा है। ये लोग कितना दे रहे हैं 16 सेंटीमीटर। ठीक है तो इसकी त्रिज्या और बोल दो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8 त्रिज्या 8 हो जाएगी और इन्होंने कहा ऊंचाई बता दो मतलब ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। बस इतना सा काम और कोई दिक्कत भी नहीं। क्या इतना समझ में आया ये चित्र तक समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए जरा आपके कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो हमें पहले तो देखना है कि गोला क्या होता है। तो गोले का आयतन हम यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन और वो भी कौन सा खोखला खोखला है तो खोखला गोले का आयतन और पिघला कर क्या बनाया बेलन। तो इसको क्या लिखेंगे बेलन का आयतन। क्या ये दोनों चीज बराबर होंगी यही दोनों चीज बराबर होंगी खोखले बेलन का आयतन। तो कुल मिला के आपको बेलन का आयतन पता होना चाहिए 4/3 पाई r ठीक बराबर बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर है। कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ तो खोखला है और खोखला है तो बदल क्या रहा है केवल r ही तो बदल रहे हैं r बदल रहे हैं। r को बदल दो r हटाओ और r की जगह लगा दो r³ माइनस r। अब बताओ कोई दिक्कत हो गया सूत्र यार। वहां पर कोई सूत्र आपको अलग से नहीं पढ़ने खोखले के जो आपको मेन गोले के दिए मेन बेलन के पता है बस उन्हीं में r को बदल दिया करो। और ये आयतन में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफलों की विषय में बात करता है तो स्क्वायर लगाया कर। आयतन की विषय में बात कर रहा है तो क्यूब में। लेकिन अगर वक्र पृष्ठ बदल गए तो भाई साहब वहां पर है ना त्रिज्या और खतरनाक बदलती है। फिर वहां पर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2 हो जाता है ऐसा बदल जाता है। ठीक है चलिए वो वाले क्वेश्चन इतने टफ वाले नहीं देते। अब यहाँ से हम देखो जरा कुछ काट सकते क्या पाई से पाई कैंसिल ये 4/3 r³ भाई साहब बड़ा r कौन है 6 यही है ना इसके लिए गोले की जगह 6 का क्यूब 2 16 माइनस छोटा r कितना 4 का क्यूब 64 इक्वल टू r स्क्वायर इसका r कितना 8 का वर्ग मतलब 8 × 8 ठीक h ज्ञात करना है। क्या इतने में कोई तकलीफ है। ये बेलन की जगह बेलन के मान और गोले की जगह गोले के मान। अब तो काटो पीटो खत्म काम 4 से काट डालो 2 बार और घटा क्या अभी इसको और घटा दो। हाँ 4 से तो काट दिया ठीक है इसको घटाओ 6 में से 4 गए 2 और 21 में से 4 अरे फिर भी एक बार हो 6 में से 4 गए 2 और 11 में से 6 गए 5 और कितना बचा 152/3 बराबर 2 × 8 और गुणा कितना है 8 और अब काटो 8 से 8 से कम 8 और 8 9 72। अब तो नहीं कट रहा तो 2 कहाँ आएगा नीचे ये हो जाएगा 19/6 बराबर h और अब इसको काट लो बस यही आंसर आएगा। 6 से काटेंगे तो 6 × 18 दशमलव और फिर 6 का 6 कितना बचा 6 से 36 बस यही आंसर। थैंक यू। देखें आपको 2-3 चीजें समझनी है। ये आपका वृत्त है ठीक है वृत्त का ये क्या है केंद्र वृत्त का क्या है ये केंद्र। अब केंद्र के बाद क्या होता है ये है त्रिज्या एक त्रिज्या और ये भी क्या है दूसरी त्रिज्या। तो ये दोनों त्रिज्याएं हैं ये केंद्र है आपका O
ठीक है। केंद्र पर हमेशा कोण कितने का बनता है? 360 का। कितने का बनता है? 360 का। अगर ओवरऑल कोण मानेंगे तो केंद्र पर कितने का बनता है? 360 का। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो थी, मैंने क्या किया, त्रिज्याएं हैं ये दोनों, और त्रिज्या से क्या कर दिया मैंने, एक चाप काट लिया। त्रिज्या से क्या कर लिया, एक चाप काट लिया। तो कुछ इस प्रकार से आएगा क्या बाहर, ये ऐसा ऐसे ही आएगा, ऐसे हो जाएगा। जो कटे रहते ना पिज्जा वगैरह जो आप देखते हैं, तो इस प्रकार से ये कटे रहते। तो अगर हम इस प्रकार से इसको काट दें तो ये काटने से हमें ये समझ में आया कि एक खंड को बाहर निकालना है अपन ने, ये खंड को बाहर निकालना है। अब ये खंड जो है वो बना किस चीज से, ये बताओ? त्रिज्याओं से। किससे बना? त्रिज्याओं से। इसलिए इसका नाम होता है त्रिज्य खंड। क्या नाम होता है? त्रिज्य खंड। और पूछता है इसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। क्या पूछता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। शब्द क्या आ रहा है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और जब क्षेत्रफल आएगा तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई कोण बनेगा, थीटा। कोई कोण बनेगा थीटा। तो ये जो कोण रहेगा थीटा, और ओवरऑल कितना होता है? 360। थीटा बटा 360, और ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल। और है काय का क्षेत्रफल? वृत्त का ही, पाई आर स्क्वायर। आ गया समझ में? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये किस चीज का क्षेत्रफल है? त्रिज्य खंड का। अब एक और चीज समझो, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई नहीं समझ में आएगी। चाप की लंबाई का मतलब ये वाली चीज, केवल ये बतानी, यही बताओ। खाली वो ये कहना चाहते हैं इसकी लंबाई बताओ। ये जो आपने काटा है ना इतना, तो ये लंबाई कितनी काट कर रहा है, ये लंबाई बतानी। और ये लंबाई काहे पर कटी है, ये देखो पहले। परिधि पर। किस पर कटी है? परिधि पर ही है ना ये वाली लंबाई। तो और परिधि पर कटी है, इसलिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाता है थीटा बटा 360 2 पाई आर। क्लियर? दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए। अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो थीटा बटे 360 पाई आर। अगर मान लो चाप की लंबाई की बात करेगा तो 2 पाई आर। परिधि पर कटता है चाप, ठीक है। और कोण जो रहेगा, क्षेत्रफल जो रहेगा, वो अंदर रहेगा। क्लियर हो गई चीज? और समझो, अगर और क्रिटिकल बनाता है तो तब क्या होगा? अच्छा एक और चीज, ये जो कटा है इसे लघु कहते हैं, है ना। और ये जो बच गया ना ऊपर वाला बड़ा वाला, उसे दीर्घ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ। ठीक। अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व भी करके देख लेते हैं कि अगर मान लो थीटा का मान अगर मैं कह दूं कितना है, 90। कितना दे दिया? 90। और त्रिज्या का मान अगर वो दे दें 7, कितना दे दिया? 7। तो कहा जाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो थीटा का मान कितना है? 90 बटे कितना हो जाएगा? 360 इंटू पाई का मान, पाई रहने दो चाहो तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं, 22 बटा 7 इंटू क्या? आर। आर का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, ऐसा कर देंगे। ये 9 चौके 36, कट गया 4 बार। और अब 2 दूनी 4, 2 से ये 11 बार, और ये 7 से ये 7 कैंसिल, 11 सत्ते 77 बटा 2, यही आंसर है। आ जाएंगे समझ? कर लोगे ना? कोण के मान बदलते रहेंगे, त्रिज्याओं के मान बदलते रहेंगे, लेकिन फॉर्मूला नहीं बदलेगा। क्लियर हो गई चीजें? ऐसे ये परिधि वाला रहेगा, थीटा का मान को देख रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार कोण देते नहीं, फिर क्या कर लो? जैसे कि मान लो ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि एक आयताकार मैदान है जिसके एक सिरे पर एक बकरी, जिसके मतलब जिसकी रस्सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। क्या बोल दिया गया है? एक आयताकार मैदान है जिसके एक सिरे पर एक बकरी बंधी है, गाय बंधी है, जिसकी रस्सी की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो घास के कितने मैदान को चरेगी, ये पूछा जाएगा। घास के कितने मैदान को वो चर सकती है। तो अगर यहाँ पर अगर मान लो कि ये बकरी बंधी है ना, ये बकरी बंधी है ऐसी, ये बकरी बंधी है, अब ये कितना चलेगी, ठीक है ना। अब ये कितना चढ़ सकती है, तो इसकी रस्सी की लंबाई तो इतनी है। किसी भी रस्सी की लंबाई को ऐसा आप खुद देखो, ऐसा हाथ अगर आप मान लो कि आपका हाथ बंधा है, तो आप ऐसा करके घूम सकते हो, तो ऐसे ही घूमोगे ना जितनी लंबाई है हैंड की। तो जितनी लंबाई इसकी है, तो ये भी जब घूमेगी तो ऐसे ही घूम सकती है, ऐसी घूम सकती है, इतने इतने किनारे का ये भाग चढ़ सकती है, और ये चलेगी। इसका मतलब है कि ये किस प्रकार का क्षेत्र बन गया? त्रिज्यखंड बन गया। क्या? त्रिज्यखंड। अब आपको वहां पर कोण नहीं देते बोलो, तो कोण समझना पड़ेगा। आयताकार होता है और आयत के कोने पर कितने का कोण, ये आपको पता रखना पड़ेगा। क्लियर हो गई? और अब आपको अगर पता चल जाएगा 90 डिग्री का कोण है, और जे वाले घास चरा हुआ वाले देखना है, तो ये 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। तो रस्सी की लंबाई त्रिज्या की तरह काम करती है, और यहाँ पर जो एक कोना है वो किसकी तरह काम करेगा? किसकी तरह? कोण की तरह। तो बस इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ गए? ऐसे वाले क्वेश्चन अगर आ गए तो कर लोगे, ठीक है। आयताकार बोले या वृत्ताकार बोले, वर्गाकार। आयताकार बोलेगा तो भी वही बात है, और वर्गाकार बोल दे
तो भी वही बात है, क्योंकि यहाँ भी कोण कितने का बनता है 90 डिग्री का। कोण नहीं देंगे ना वो लोग, बात ये हो रही है, क्योंकि तुम्हें खुद को समझना होगा कि कोण का मतलब क्या है। यहाँ पर वर्ग पर एक कोण कितने का 90 का, यहाँ पर भी कितने का 90 का। क्लियर हो गई चीजें, ये वाले कर लोगे, बकरी बांधने का। अब एक और चीज क्वेश्चन में और डिफरेंस देखो, ये कह दिया जाएगा कि यदि इस बकरी की रस्सी की लंबाई को 7 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया जाता है, 7 नहीं चलो 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया जाता है, 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए कितना एक्स्ट्रा भाग चढ़ लेगा। क्वेश्चन समझ में क्या कह दिया, कितना एक्स्ट्रा भाग चढ़ लेगा। तो अब आप बात करें, पहले रस्सी की लंबाई कितनी थी 7, और कितनी बढ़ा दी 5, मतलब अब कहां तक पहुंच गई रस्सी की लंबाई 12। अपने को समझ में आया, इसने इतना इतना तो चढ़ ही लिया, अपन ने उसकी ओर का ढाल बोल दी, रस्सी तो अपने पास लंबी थी, अपन ने खूंटा में लगता ही थी। बात समझ में आ गई। अपन ने क्या करा कि अब देखा कि यार अभी तो मैदान और खाली है, अभी इतना चढ़ लेने दो, फिर उसके बाद फिर अपन ने और रस्सी की लंबाई खोल दी, कितनी 5 और खोल दी। तो अब जो बकरी है वो यहाँ तक चढ़ लेगी और यहाँ से आकर के यहाँ तक पूरा चढ़ जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा और चढ़ा है इसका मान बताओ। बात समझ में आ रही। अब जो एक्स्ट्रा चढ़ा है ना इसका मान बताना। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, बड़ा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर दोगे, तो ये वाला क्या आया समझ में, कर दोगे। इस प्रकार के ये क्वेश्चन आएंगे त्रिज्यखंड से संबंधित। ठीक, एक और चीज अगर आप याद रख सकते हो तो और अच्छी बात है, तो वो भी समझ लो कि अगर ये एक आपकी रोटी है, इसके अगर हम भाग करें तो कुल कितने होते हैं 4। प्रत्येक भाग पर अगर आप कोण की बात करें तो कितने का बनता है 90 का। तो एक भाग का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। करके देख लो, एक भाग का मतलब कितना हो जाएगा, इस वाले भाग का ही हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा की जगह कितना रख दिया 90। अगर एक भाग का 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो दो भाग का 2/4 पाई आर स्क्वायर, और काट दोगे तो 1/2 आ जाएगा। 3 भाग का 1 2 3 का बताओ 3/4 पाई आर, और चारों का पूछ लो तो 4/4 पाई आर स्क्वायर, और 4 से 4 कैंसिल, तो पाई आर स्क्वायर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। आगे कोई दिक्कत, ऐसे कर लोगे ना ये, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ये चीजें ऐसी बनती है, इसमें याद रख सकते हो तो रख लेना कि 90 का कोण जब भी बनता है तो सीधे 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। क्लियर, चलिए इतना नोट करें, देना आगे चलते हैं। एक और चीज समझो, रुको वेट करो। ये तो त्रिज्यखंड पर आधारित, अगर और ज्यादा क्रिटिकल बना दिया तो कंडीशन समझो कि अब की बार हमने कैसे काटे, ऐसा वाला नहीं काटा त्रिकोण नहीं, अब ऐसा काटा, ऐसा काट दिया। बात समझ में आ रही। अब रोटी को हमने कैसा काटा, ऐसा काटा। तो ये आपका लघुखंड है और ये आपका एक दीर्घखंड है ना। छोटे वाले खंड को लघुखंड और बड़े वाले खंड को दीर्घखंड, ऐसा कह दिए। अब कहेंगे कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताओ। अब कहां ये जो काटा गया है ना इसका क्षेत्रफल पूछिए। इसको ज्ञात करने के लिए फिर से वही केंद्र पर आएंगे, और केंद्र पर आने के बाद ये त्रिज्याएं रहेंगी। ये तो त्रिज्याएं है, ये आर है, ये आर है, और ये भी आर है, और ये केंद्र है ओ। तो यहाँ पर एक कोण तो बनेगा। आपको तो ये चाहिए ना, केवल यही चाहिए। आप इतनी वाली आकृति पर नजर मारो जरा, ये क्या है, त्रिभुज है। और इतनी पूरी पर आकृति पर नजर मारो, पूरा त्रिज्यखंड है। तो आप क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस आ जाएगा यहाँ से। अब आप कहेंगे कौन सा त्रिभुज, सही बात है, कौन सा त्रिभुज। अगर मान लो 90 लगा तो समकोण त्रिभुज, 60 लगा तो समबाहु त्रिभुज। इसके अलावा ज्यादा कुछ देता है नहीं है। बात समझ में आ गई, 2 ही कोण। और इसके अलावा अगर कोई सा आ गया तो छोड़ देना, क्योंकि इसके बाद के जब त्रिभुज लग जाते ना तो उनमें सीधी सी बात है एक ही चीज लगती है, और वो है फिर साइन वाले फॉर्मूले। समझ गए, और साइन वाला यहाँ पर उलझा देगा, इसलिए उस चीज को फिर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। 120 अगर लगा दिया तो फिर दिक्कत में जाओ, ठीक है। 90-60 वाले आराम से सॉल्व हो जाएंगे, और पेपर में 90-60 वाले करवाएगा। 120 वाला तो 10 भी में नहीं बनता उनसे, यहाँ बन रहा क्या, बात समझ में आ रही, ठीक है, समझ गए। ठीक, अगर 90 बना तो समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और आधार और ऊंचाई ढूंढोगे कहाँ है, ये रही आधार और ये रहा ऊंचाई। त्रिज्या आधार और ऊंचाई की तरह काम करेंगे। ठीक, अगर मान लो समबाहु बन गया तो √3/4 a स्क्वायर। अब कहोगे a कहाँ है, तो यही a है, यही a है, समझे गए, तो दिक्कत तो नहीं है, बन जाएंगे ऐसे वाले। ठीक है, तो चलो नोट करें, देखें और आवाज नहीं करना। एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र कोण 120 वाले वृत्त खंड को मोड़कर एक शंकु के रूप में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना है। ये रहा वो वृत्त खंड, ठीक है, ये एक वृत्त खंड है।
अब इसने कहा है इस वृत्तखंड की त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो ये तो केंद्र है O, इस केंद्र का कोण कितना है 120 डिग्री, और ये रही त्रिज्या इसकी कितनी है 21 सेंटीमीटर इस तरफ और 21 सेंटीमीटर इस तरफ, ठीक है ना। 21 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है ना। ये इसकी ये चाप की लंबाई है, इसको तो अपने को पता ही नहीं है, ये समझ में आया। अब इसको मोड़ रहे हैं और इसको मोड़ करके शंकु बनाइए, कोई बात नहीं, इसको मोड़ करके ये शंकु बन गया, बन गया सर, देख रहे हैं ये रहा शंकु, बन गया शंकु। और ये शंकु बना तो बताइए भैया त्रिज्या कहाँ गई, मेरे को तो दिख नहीं रही। ये रही त्रिज्या, देख लो जी, अभी भी आज भी दिख रही है, दिख रही है आज भी त्रिज्या 21 से दिख रही कि नहीं। तो ये क्या बनी 21 में त्रियक बनी, 21 में कैसी बनी त्रियक। कहने का मतलब जब शेप आया तो अब इस प्रकार से आ चुका है शंकु का। तो ये जो है 21 इस तरफ आ चुकी है, ऐसे हुआ, ठीक। और इसके बाद ये जो कोण था ये आज भी कितने का है 120 डिग्री का। और अगर हम बात करें तो ये पूछ रहा है शंकु के लिए त्रिज्या बताइए R, ऐसे ही कह रहा है ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम कि ये जो त्रिज्या बनेगी, ये त्रिज्या बनेगी किस चीज से, ये तो देख लो, परिधि से, वृत्त की परिधि से बनेगी ना। और वृत्त की परिधि का मतलब ये है कि एक प्रकार का वृत्तखंड था, तो यही परिधि ज्ञात कर ले क्या, बात समझ में आ रही। ये परिधि ज्ञात कर ले, यहाँ पर R छिपा है, यहीं से R आना है, देख लो, ऐसा करोगे तो यहीं से R आएगा, यहीं से आएगा R, ऐसा वाला। ये शंकु का R तो यहीं से आना है और यहीं से आना है, इसका मतलब है कि इसको वापस अगर अपन खोल दें तो ये इस प्रकार से इसकी परिधि ज्ञात कर ले, इसी के अंदर R छिपा है और वही आ रही है वहां, यहाँ पर पूछ रहे। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि हम अगर मान लो कि ये R ही ज्ञात करना है, इस प्रकार से अगर इसको बंद ना करें, इससे पहले अगर देखें तो इस प्रकार से था, ये कोण कितने का था 120 डिग्री का। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये त्रिज्या कितनी बन रही थी 21, और आपसे ये वाली लंबाई के हिसाब से R पूछा गया है, बस कुल मिला के इतना पूछा गया। तो अपन इसका एक काम कर सकते हैं, ये क्या दिखाई देता है, ये वाले ज्ञात कैसे करते हैं अपन, बताओ। थीटा अपन 360 रुपया, याद कर लो, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई R, रखो जरा यहाँ, थीटा का मान कितना 120 बटे में कितना 360, 2 इंटू पाई का मान 22 बटा 7, और R का मान यहाँ पर दिया है इन्होंने 21, ऐसे ही हो जाएगा ना 21। अब यहाँ से अगर अपन काटे तो देखो जरा कितना आ रहा है, 12 दिया 36 और 7 दिया 21, 3 से ये 3 कैंसिल, कितना बच रहा है 22 दूनी 44, यहाँ से आगे तो बढ़ नहीं रहा है ना। अच्छा, लेकिन ये ज्ञात क्या हो रहा है 2 पाई R, ये तो 2 पाई R ज्ञात हो रहा है ना भाई साहब। ये वाली जो चीज ज्ञात कर रहे हैं ये एक प्रकार से उसके लिए, इसके लिए तो क्या बन रही है 2 पाई R बन रही है, क्या बन रही है 2 पाई R। तो इसको और जरा रखो, 2 पाई R को मतलब 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा R, यही याद करना है यार। और बराबर में कितना लिखा है 44, 22 दूनी 44 खत्म, R बराबर 7। एक धातु के ठोस अर्धगोले को पिघला रहे हैं, किसको पिघला रहे हैं अर्धगोले। अर्धगोला देखियो, कटोरा, कटोरी, इस प्रकार से ये अर्धगोला है ना। इस अर्धगोले को पिघलाया और क्या बना दिया शंकु, कह रहे हैं शंकु बनाइए, शंकु बन गया इससे। अब इन्होंने कहा है समान त्रिज्या होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि इसकी अगर त्रिज्या R है तो इसकी त्रिज्या भी R ही है, ऐसा कह दिया इन्होंने, समान त्रिज्या है। इसके बाद इन्होंने कहा है यदि शंकु की ऊंचाई h है, कहने का मतलब ये हो रहा है, ये क्या है कैपिटल H। तो आपको बताना इस h का मान क्या होगा, है ना। तो जब जब कोई चीज को पिघलाकर कोई नई चीज बनाई जाएगी, क्या बराबर आयतन, किसका आयतन बराबर अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, यही दो चीज बराबर होती। अर्धगोले का मतलब हो जाएगा 2/3 पाई R क्यूब बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। लेकिन R तो अपन ने कैपिटल करके रखे, तो दोनों को कैपिटल कर देंगे और H को भी कैपिटल कर देंगे। बात समझ में आ गई। काटो, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, R स्क्वायर से एक R गया, तो यहाँ बच्चा 2 और एक R और इधर बच्चा H, आंसर ही आ गया। ट्रैक ऊंचाई कितनी बोल रहा है 2 है, और त्रिज्या कितनी कह रहा है R/2 वाले शंकु का क्या बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है तो आप जानते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, पाई आर प्लस एल, यही होता है पाई आर प्लस एल। तो जो भी चीज है पाई तो पाई रहेगा, आर का मतलब कितना कह रहे हैं r/2, ये r/2 हो गया। देन इधर भी क्या हो जाएगा r/2 प्लस एल की जगह 2l, ऐसे ही हो जाएगा। देन इसके बाद अब जरा क्या कर लीजिए एलसीएम, r/2 एलसीएम कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो r प्लस 4l, कितना ही हो जाएगा, ये दो को भी बाहर कर दो जरा, ये हो जाएगा कितना पाई r/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा r प्लस 4l। भाई साहब इन्होंने एक काम किया है, इन्होंने r भी कॉमन निकाला है क्या, अब भी देख ले रहे हैं r/4l, बस इतने से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि ऊपर से 2 कॉमन निकाल, ठीक। ये देखो यहां से कम करिए, 2 का गुणा और 2 का भाग कर दो, क्या कर दें 2 का गुणा 2 का भाग, तो देखिए पाई r/2 तो है, ये 2 का अपन यहाँ पर भाग कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, अंदर साइड पर भाग करना पड़ेगा, तो अंदर ही कर लेते हैं, r/2 अपॉन में इक्वल 2 प्लस 2l 2/2, ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है ना। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन निकालो, पाई r/2/2, 2 बाहर हो गया, ये वाला 2 बाहर हो गया, तो कितना बचा r/4 प्लस यहाँ से 2 बाहर हो चुका है, तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल ही कर दो, तो 2 तो बाहर हो चुका, क्या बचा l, यही है ना, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये बचा पाई r/4 प्लस l, यही आंसर। ऐसा है भैया, देखिए जरा ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन ऐसी है कि आपको दिमाग लगाना पड़ जाएगा, ठीक है ना, बस दिमाग का खेल है और कुछ है भी नहीं उसमें। एक शंकु के आयतन और वक्रपृष्ठ कैसे हैं आपस में बराबर, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²h, और बराबर किसके दे रहा है वक्रपृष्ठ पाई r/l, ये दोनों आपस में बराबर। और वैल्यू किस चीज की फाइंड करनी, जरा एक बार इसको अलग लिख दो, 1/h² प्लस 1/r², इसकी वैल्यू लानी है ना, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, काटे अपन जरा, कुछ पाई से पाई है, एक r से एक r है, देन इसके बाद कुछ नहीं बच रहा, RH अपॉन क्या बचा है 3 इजिकल टू क्या बचा l, बस इतना ही है, और कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। अब क्या कर ले, अब क्या कर ले, एक काम कर सकते हैं, l का मान जानते हो, l को क्या जानते हो √h² प्लस r², क्या ये तो जानते हो, और इधर क्या है RH अपॉन 3, कितना ही, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ओके। बात समझ में आएगी भाई, ये त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला है √h² प्लस r², जिसके बाद अपन ने क्या किया, ये रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया, रूट किससे हटता है वर्ग से, तो ये वर्ग से ये रूट हट गया। अब क्या बचा इधर देखो जरा, इधर r² h² अपॉन में 9 हो गया, और बराबर इधर क्या बच रहा है h² प्लस r²। क्या इसके अलावा कोई जानकारी उपलब्ध है और नहीं है, ये r² h² को दोनों के बटे में ले जाओ, यहां से देखो, इसके बाद देखेंगे तो इधर बचेगा 1/9 बराबर h² प्लस r², और ये दोनों के बटे में आ रहा है h² r², इतना समझ में आ गया, यही h² r² दोनों के बटे में लिख दिया नीचे ले जाकर के, और अब काटो h² से h² r² से r², इधर बचा 1/9, इधर बचा 1/r² प्लस 1/h², क्या यही वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ देखिए, अगर जैसे वो कल के रोज कहते हैं कि कोई बेलनाकार आकृति है, किसी के ऊपर इसी त्रिज्या का एक अर्धगोला फिट कर दिया गया, ऐसा अर्धगोला फिट कर दिया, और इसके बाद कहते हैं कि इसका जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, क्या बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप अगर बात करेंगे तो वैसे ही आप जानते हो कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr r प्लस h, ये तो बेलन ही बेलन का होता है, और फिर ये अर्धगोला है तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जानते हो आप 3πr², लेकिन यहाँ पर कभी भी भूल से ये लगा मत देना,
ये गलती हो जाएंगी तुम्हारी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बोलेंगे बोलो, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होते हैं। लेकिन बात ये हो रही है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि बेलन प्लस गोला दोनों मिल चुके हैं अब, और अब ये जब दोनों मिलते हैं ना तो इनका दोनों का वक्र पृष्ठ जुड़ता है। क्या जुड़ता है? वक्र पृष्ठ। इसका मतलब है इसका वक्र पृष्ठ 2πr(h) प्लस इसका वक्र पृष्ठ 2πr²। ये दोनों जुड़ करके आंसर आएगा कुल में। आई बात समझ? तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अगर कोई आकृति के ऊपर कोई आकृति बैठ जाए, ऐसी भी बैठ जाती है, ये देखो शंकु के नीचे कटोरा बैठ गया, ये शंकु के नीचे कटोरा बैठ गया। अब इस समय पर बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बोल के बता दो। शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या बनेगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना? तो ऐसे बनाएंगे। कल के रोज और हो जाए ऐसा कि बेलन के ऊपर भी बिठा दे, नीचे भी बिठा दे, दो जगह बिठा दे, तो फिर आधे गोले का जे तो पूरा ही गोला हो गया। पूरे गोले का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ सबको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। और समझो और कैसे बनाते हैं। ये आइसक्रीम बना देते हैं ऐसा, शंकु को औंधा कर देंगे उल्टा, और कहेंगे इसके ऊपर ऐसी ये क्रीम भरी है अर्धगोले के रूप में, और अब बताइए कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बात समझ में आ रही है? तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों को जोड़ोगे तब संपूर्ण बनता है। समझ गए? तो जोड़ता क्या है? जब दो आकृतियां मिक्स हो जाए तब क्या जोड़ोगे? वक्र पृष्ठ जोड़ना, नहीं तो संपूर्ण पृष्ठ जोड़ के कर आओगे, आंसर नहीं आएगा। क्लियर हो रही? संपूर्ण पृष्ठ कब लिखाएगा? जब सेपरेट आकृति आए। समझे गए? सेपरेटली आएगी ना तो संपूर्ण पृष्ठ उन्हीं का लगाना। समझे गए? लेकिन अगर एक आकृति के अलावा अगर मान लो दो आकृतियां जोड़ करके आ गई, तब फिर किसको जोड़ो? वक्र पृष्ठ। इसको जोड़ना रहेगा। क्लियर है इतनी चीजें?